ये स्टार्ट करते, ठीक है। सो इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट पॉलिटी पार्ट फर्स्ट। इसमें हम पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की हिस्ट्री 3 पार्ट्स में हम इसको पढ़ेंगे, पॉलिटी एंड गवर्नेंस को। फर्स्ट पार्ट में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो जाएगा आपका, देन बिट हिस्टोरिकल पार्ट को 2 टाइप्स में होता है, एक होता है ईस्ट इंडिया कंपनी में और एक होता है अंडर ब्रिटिश क्राउन। तो आज हम ये ईस्ट इंडिया कंपनी को डिस्कस करेंगे, ब्रिटिश क्राउन नेक्स्ट लेक्चर में। और इसकी क्विज है वो हम लोग करेंगे इस बार वेडनेसडे को स्टार्ट। क्विज के थ्रू ही सारी चीजें लर्न होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। और सेकंड पार्ट होगा जो हमारा मेन जो गवर्नेंस अब कर रही है आफ्टर 1947। तो थर्ड पार्ट में हम उसे डिस्कस करेंगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में ईस्ट इंडिया कंपनी, बैटल ऑफ प्लासी, बक्सर हुए, ये हिस्ट्री का पार्ट है। और जो फर्स्ट लॉ इंडिया में जो स्टार्ट हुआ वहां से हम स्टार्ट करेंगे अपना इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। ब्रिटिश क्राउन जो हमारा था ये 1857 के आफ्टर आया। पेन कॉपी नोट करना स्टार्ट कर दीजिएगा, नोट है भी लेक्चर्स का, फिर भी स्टार्ट करिए। पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा आपको अपने स्टडी मटेरियल में, इसी में ही आपको देखिए स्टडी मटेरियल में पॉलिटी नाम से आपको एक मिल जाएगा, उसमें एक ये वीडियो लेक्चर पूरा पूरा बैकअप भी डाल दूंगा लेक्चर का, और प्लस का पीडीएफ असाइनमेंट भी दे दूंगा आपको, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ, मेन पॉइंट जो मैं आपको अंडरलाइन करता जाऊं उसे जरूर नोट करते चलेगा। द कंपनी हैड दीवानी राइट्स आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ प्लासी एंड बक्सर 2 बैटल्स हुई थी 1757 and 1764 cases of. तो दिस टाइम कंपनी कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी के राइट्स मिल गए थे इन बंगाल एंड द नवाब। और नवाब जो होते हैं निजामत राइट्स, जुडिशियल एंड पॉलिटिकल राइट्स, पॉलिसी मेकिंग राइट्स, यहाँ कुछ मिस्टेक होगी, क्लियर। तो नवाब जो थे निजामत, उन्हें क्या मिला आपको, जुडिशियल न्याय करने के लिए पॉलिटिकल राइट्स मिले, और दीवानी राइट्स मिला कंपनी। इन शॉर्ट वे में आप कह सकते हैं जो टैक्स कलेक्टर होगा, जो टैक्स जो पूछा पहुंचेगा, रेवेन्यू जो जनरेट होगा किसके पास पहुंचेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। और जुडिशियल पावर जो सारी पावर किसकी आएगी, निजामत का। ये कब था, आफ्टर 1764। बिकॉज ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप बहुत हुआ था इंडियंस के साथ, तो उनने निजामत के साथ जिसके संग बैटल ऑफ बक्सर हुआ था वहां पे उन्हीं को अलॉट कर दिया। इसे हम कहते हैं डुअल गवर्नमेंट, मतलब 2 लोग वहां पे स्टार्ट कर रहे थे, डुअल गवर्नमेंट स्टार्टेड। तो क्वेश्चन बनता है फर्स्ट डुअल गवर्नमेंट स्टार्टेड इन इंडिया, तो आप कहेंगे 1760 बैटल ऑफ बक्सर के बाद किसके बिटवीन हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी निजामत। चलिए, एज सिक्योर फ्रॉम द मुगल एम्पर, मुगल एम्पर दिल्ली में थे, उनके थ्रू ये सिक्योर था। In reality, both powers were vested with the company. The farmers and the general population suffered as their improvement was neglected, and the company was only concerned with maximizing revenue. यहाँ पे जो फार्मर्स थे उन्हें प्रॉब्लम हुई। फार्मर्स को क्या प्रॉब्लम हुई, वो अपने जुडिशियल उस व्यू में लगे हैं, कंपनी अपना मैक्सिमाइज रेवेन्यू करने में लगी है, उनके इंप्रूवमेंट की बात कोई नहीं कर रहा था, उनके इंप्रूवमेंट की बात कोई भी नहीं कर रहा था। द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 वाज पास, 1764 के बाद 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू कंट्रोल द टेरिटरीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, मेजरली इन बंगाल। तो किस समय बंगाली कैप्चर किया था फर्स्ट, तो इसके लिए मेनली 1773 रेगुलेटिंग एक्ट स्टार्ट हुआ, जो कि इंडिया का फर्स्ट एक्ट था बाय ब्रिटिशर्स। दिस एक्ट वाज पास ड्यू टू द मिसगवर्नमेंट बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया गवर्नमेंट। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, जो गवर्नमेंट थी,
वो मिस गवर्नमेंट कर रही थी, इसके लिए एक रेगुलेटिंग एक्ट पास किया। भाई जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मेन हेड है उसके ऊपर कोई रूल रेगुलेशन कोई नहीं थी, वो अपने मन से सारे काम करता, मैक्सिमाइज रेवेन्यू करना, करप्शन करना, फुल जो उनका रेवेन्यू जनरेटर है वहां तक नहीं पहुंचाना। तो दीज आर टाइप से सिमिलर प्रॉब्लम्स होने लगी, प्लस फार्मर्स भी बहुत परेशान होने लगे, जिसकी वजह से रेवेन्यू भी घटने लगा। That introduced a situation of bankruptcy and the government had to interfere with the affairs. तो bankruptcy means यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसे लोन लेना पड़ गया, और मतलब इंडिया में अपनी चीजों को एक अच्छे तरीके से उसको करने के लिए, बैलेंस करने के लिए उसने लोन लिया। तो नाउ ब्रिटिश गवर्नमेंट आई और उसने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पास किया, डिफाइनिंग दी पावर्स को डिफाइन किया, एंड अथॉरिटी, उसने एक फिक्स अथॉरिटी लाई ईस्ट इंडिया कंपनी की विद रिस्पेक्ट टू हिज इंडियन पोजीशन। जो भी उसका इंडियन पोजीशन जो एरियाज थे उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए फिक्स पावर्स बनाई, अथॉरिटी नहीं, किस अथॉरिटी के पास क्या क्या राइट्स रहेंगे। तो यहां से एक स्टार्टिंग हुई 1773 की। नाउ ब्रिटिश कब आए हैं क्या, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। तो ब्रिटिश केम इंडिया 1600 एज अ ट्रेडर्स इन द फॉर्म ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी which had the exclusive right to trading in India under a charter granted by Queen Elizabeth I. तो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने परमिशन दी ईस्ट इंडिया कंपनी को, वो एशिया में इंडिया पे जाके अपना ट्रेडिंग कर सकती है। In 1765, the company, which till now had purely trading function, obtained the दीवानी। ट्रेडिंग के बाद 1764 में बक्सर से जैसी जीते, वहां से उन्हें एक और राइट्स मिल गया, इट इज कॉल्ड दीवानी। राइट्स ओवर रेवेन्यू, फुल रेवेन्यू के ऊपर मिल गया, एंड सिविल जस्टिस, और सिविल जस्टिस का भी बंगाल में उन्हें राइट्स मिल गया। अच्छा, बंगाल से तीन लोगों ने और बैटल की थी, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। तीनों के अपने अलग अलग नवाब थे, वो हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के पार्ट। नाउ दिस स्टार्टेड इट्स कैरियर एज अ टेरिटोरियल पावर इन 1858 इन द वेक ऑफ द सिपाही म्यूटिनी। एक सिपाहियों का विद्रोह हुआ था 1857-58 में, जिसके बाद द ब्रिटिश क्राउन अज्यूम डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द गवर्नेंस ऑफ इंडिया। भाई वो विद्रोह इतना बड़ा हो गया था कि इंडिया मैक्सिमम के हाथ से छूट ही चुका था, लेकिन ब्रिटिश क्राउन ने सोचा कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उनसे छीनने के बाद हमारे पास आनी चाहिए। This rule continued until India was granted independence on 15 अगस्त 1957। और जो ब्रिटिश क्राउन था ये टिल अंटिल 15 अगस्त, जब तक हमें आजादी ही नहीं मिल गई, इंडिपेंडेंस नहीं होगा, तब तक हमारे लिए ब्रिटिश क्राउन ने अपने रूल और रेगुलेशन अपने कंटिन्यू करते रहे। तो ये मैंने कहा था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दो पार्ट में आपका है, सिंपल से एक रिवीजन मारते हैं। 1600 में ब्रिटिशर्स एज ईस्ट इंडिया कंपनी क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के थ्रू इंडिया आए, थ्रू मींस पास, अपना एक एक्ट के थ्रू पास होके, और यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी में यहाँ ट्रेडिंग के लिए आए थे। 1757 प्लासी और 64 बक्सर में पूरी तरीके से बंगाल, बिहार, उड़ीसा को कैप्चर कर लिया था, बट वहां के निजाम को ये बोल दिया कि आप जुडिशियल और सिविल दोनों देखेंगे, बट जो रेवेन्यू जो कलेक्ट है, टैक्स जो कलेक्ट है, वो पूरा पूरा हमारे पास आया करेगा। इसके लिए समथिंग 2 लाख रुपीज समथिंग उनको पेंशन ऐसे कुछ बांधी गई थी, तो वो हिस्ट्री का पार्ट है, वहां पे डिस्कस करेंगे। और 1858 में एक वाइट म्यूटिनिटी हुई, जिसके थ्रू ये लगा कि ब्रिटिशर्स को लगा कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी रूल्स और रेगुलेशन सही नहीं कर पाएगी, सो उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा के पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी तरफ ली। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट वाज द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ये एक्ट क्या था? फर्स्ट एक्ट था इंडिया का, आई एग्री, बट था क्या? तो मेन पॉइंट डिस्कस करते हैं। दिस एक्ट वाज अ great constitutional importance as it was the first step taken by the British government to control and regulate the affairs of the East India Company in India। तो फर्स्ट स्टेप टेकन था। नेक्स्ट,
It recognized for the first time the political and the administrative function of the company. Political as well as administrative, दोनों के है, किसके हैंड में आ गए? कंपनी के हैंड में आ गए. एंड सी थर्ड पॉइंट, इट लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया. और इसने एक फाउंडेशन नहीं रखी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की. सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में वन के थ्रू, जैसे मानिए दिल्ली में नवाब है वो अपनी चला रहे हैं, बंगाल में जो दिल्ली में जो मतलब राजा है, सॉरी मुगल एम्पायर, वो अपनी चला रहे हैं. वहां से कोई रूल पास होते थे, बंगाल आया, बंगाल के नवाब ने बताया ही नहीं, उसको अपने अकॉर्डिंग चल लिया. तो एक सेंट्रलाइज नहीं था उस टाइम पे, छोटे छोटे उसमें. तो सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन हो गया इन इंडिया में इस एक्ट के थ्रू. भाई जो भी रूल है वो एप्लीकेबल है फॉर ऑल. दिस फीचर ऑफ दिस एक्ट वर एज फॉलो. इट designated the governor of Bengal, designated the governor of Bengal, the governor general of Bengal. ये जो गवर्नर ऑफ बंगाल पे जो फाइट हुई थी वो आपके क्लाइव ने लड़ी थी. CLIV, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कर लिए. गवर्नर ऑफ बंगाल, आफ्टर बक्सर उन्हें गवर्नर ऑफ बंगाल बना दिया गया. बट जब 1773 एक्ट आया तो वहां पे पोस्ट आ गई गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. क्वेश्चन आता है एग्जाम में, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल क्लाइव. व्हेन द पोस्ट ऑफ गवर्नर ऑफ बंगाल एंडेड, आप कहेंगे 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू. गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पोस्ट फर्स्ट टाइम, तो आप कहेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1770 के थ्रू के आई. एंड क्रिएटेड एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और इसने एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई जो एग्जीक्यूट करेगी विथ 4 मेंबर्स टू असिस्ट हिम. और जो गवर्नर जनरल को उसके संग 4 मेंबर्स होंगे जो उसको असिस्ट करेंगे. द फर्स्ट सच गवर्नर जनरल वाज लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग. ये फिर इंपॉर्टेंट आ गया. तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल क्लाइव, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग. Now next point, regulating Act 1770 में second point, it made the governors of Bombay and Madras presidencies subordinate to the governor general of Bengal. तो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी भी मेन किसके सबऑर्डिनेट है? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के. और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन है? यहाँ पे लिखा है वॉरेन हेस्टिंग के अंडर में. ये इनके सबऑर्डिनेट हो गए. अनलाइक अर्लियर व्हेन द 3 प्रेसिडेंसीज वर इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर. और ये तब तक रहा तीनों प्रेसिडेंसी यानी कि बॉम्बे, मद्रास और बंगाल को अलग नहीं कर दिया गया. नाउ थर्ड पॉइंट, it provided for the establishment of a Supreme Court. Yes, important. First Supreme Court came in India. First Supreme Court came in India at Calcutta 1774. रूल पास हुआ 1773 में, बट कलकत्ता जब हमारा सुप्रीम कोर्ट आया तो 1774 हो गया. बहुत सारे वर्क होते हैं, आपको ही पता है. 1 चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेस, और जिसके अंदर एक चीफ जस्टिस और 3 अदर जजेस आए. और ये जो था कलकत्ता के फोर्ट विलियम. First Supreme Court came in India by regulating Act 1773. Establishment का हुई 1774 में by 1 Chief Justice and 3 other judges. इसी एक्ट के थ्रू बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी में बंगाल के अंदर वर्क करेंगी. कब तक? जब तक उन्हें इंडिपेंडेंट नहीं कर दिया गया. ये हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे कब इंडिपेंडेंट किया गया. नेक्स्ट, it prohibited the servants of the company from engaging in any private trade or accepting presents or bribes from the natives. और कंपनी के लोगों को प्राइवेट ट्रेड से रोका गया. मतलब वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिश क्राउन के थ्रू जो वर्क करना है वो करेंगे. इन्हें अपनी प्राइवेट ट्रेडिंग करने लगे, फार्मर्स के थ्रू लैंड लेके अपना कुछ करवाने लगे, अपना एक एक्स्ट्रा वो बिजनेस कर रहे हैं. ये नहीं कर सकते. एंड एक्सेप्टिंग, और ये जो ब्राइब्स थी वो नहीं ले सकते नेटिव से. नेक्स्ट, इट स्ट्रेटेन द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट. इसने क्या दी? ताकत दी ब्रिटिश गवर्नमेंट को ओवर द कंपनी
बाय रिक्वायरिंग द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और यहाँ से एक जो स्ट्रेंथ थी वो क्या एक आई, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, गवर्निंग बॉडी ऑफ द कंपनी, एक गवर्निंग बॉडी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स आए हमारे, टू रिपोर्ट ऑन इट्स रेवेन्यू, जो कि रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स की रिपोर्ट इंडिया में जो है वो देते थे। तो ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से क्या हुआ, कंपनी के पास एक स्ट्रेंथ पावर आई, कंपनी के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट की, कि उन्हें सब पता चल रहा है कि वहां पे क्या हो रहा है, तो इसकी इंफॉर्मेशन कौन देते थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। और जो मेन कंपनी जो एक्ट के थ्रू वर्क करेगी, वो मेन काम किसका था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का होता था। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का मेन वर्क, जो भी यहाँ पे रेवेन्यू, सिविल, मिलिट्री, जो भी चीज चल रही है उसको वहां जाके बताना, वो उनका एक मीडियम था। चलिए नेक्स्ट, अमेंडमेंट एक्ट 1781, इसके बाद एक अमेंडमेंट एक्ट आया जिसे हम संशोधन कहते हैं 17, इन अबिड ऑफ रेक्टिफाइंग द डिफेक्ट्स ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट, कुछ रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में डिफेक्ट्स थे, उनको दूर करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए, द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास द अमेंडमेंट एक्ट 1781, ऑल्सो नोन एज द एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द एक्ट ऑफ सेटलमेंट, आपका आंसर होगा अमेंडमेंट एक्ट 1781। Why this come? To rectify the defects of regulating act 1773. The features of this act were as follows. इसमें हमने क्या करा, it exempted the governor general and the council from the jurisdiction of the Supreme Court for the acts done by them in their official capacity। तो जो उनकी ऑफिशियल कैपेसिटी में जो होता है उसके जुरिडिक्शन से, न्याय से उन्हें एग्जेम्प्टेड मिला। जैसे आप कह सकते हैं स्पेशल परमिशन की भाई आपके सुप्रीम कोर्ट में आप जो अपने ऑफिस में गएगा, आपके पे कोई केस नहीं होगा, आपका कोई रिव्यू नहीं कराएगा। सिमिलरली इट ऑल्सो एग्जेम्प्टेड द सर्वेंट ऑफ द कंपनी फ्रॉम द जुरिडिक्शन टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर देयर ऑफिशियल एक्शन। और सेम गवर्नर जनरल को तो मिला ही मिला, जो वहां के सर्वेंट्स थे उनको भी एग्जेम्पशन मिल गया सुप्रीम कोर्ट अगर वो ऑफिशियल कोई एक्शन लेते हैं। इट एक्सक्लूडेड द रेवेन्यू मैटर्स एंड द मैटर्स अराइजिंग इन द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यूज फ्रॉम द जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। लेकिन जो रेवेन्यू से डिपेंड चीज थी उनको सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन में रखा गया, कलेक्शन में या किसी में, सॉरी नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट पर आता हूं। नाउ नेक्स्ट, it provided that the Supreme Court was to have jurisdiction over all the inhabitants of Calcutta। जो भी लोग इनहेबिटेंट ऑफ कलकत्ता में रह रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन के अंदर। It also required the court to administer the personal law of the defendants, और एडमिनिस्टर पर्सनल लॉ बनाया डिफेंडेंट्स पे, दैट इज हिंदूज वर टू बी ट्राइड अकॉर्डिंग टू द हिंदू लॉ and the Muslims were to be tried according to the Mohammedan law। तो इस लॉ के अंदर पर्सनल लॉ बनाएगा, इसके अंदर आपको ट्रीट किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, जो भी आपके कैलकाटा रीजन में रह रहे हैं। It laid down that the appeals from the provincial court could be taken to the Governor General in Council and not to the Supreme Court। इसमें बात लेट डाउन और के that appeals from the provincial court could be taken। प्रोविंशियल कोर्ट से कोई भी आपका मैटर आता है तो वो गवर्नर जनरल इन काउंसिल, वो डायरेक्टली नॉट टू द सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा, तो कहा आएगा गवर्नर जनरल इन काउंसिल में आएगा। इट एम्पावर्ड द गवर्नर जनरल इन काउंसिल टू फ्रेम रेगुलेशन फ्रॉम फॉर द प्रोविंशियल कोर्ट्स एंड काउंसिल। जो हमारे प्रोविंशियल थे हमारे, उनकी कोर्ट्स, उनका काउंसिल, उनका जो भी मैटर वो कौन देखेगा, गवर्नर जनरल इन काउंसिल देखेगी, उसमें सुप्रीम कोर्ट नहीं देखेगा। सुप्रीम कोर्ट का जुडिक्शन एरिया कितना था, जो कैलकाटा के अंदर है, जो कैलकाटा में लोग रह रहे हैं इनहैबिटेंट्स, उनके लिए हिंदू और मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग ट्रीट करेंगे, उनके लिए पर्सनल लॉ बना दिए गए थे। बट जो प्रोविंशियल आउट्स हैं उनके जो है वो कौन देखेगा, गवर्नर जनरल की इन काउंसिल देखेगी।
चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट एक्ट आया पिट्स इंडिया एक्ट 1784। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्ट वाज द पिट्स इंडिया एक्ट। इसकी तो डेट ही यार बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम से हमारे पूछी गई है काफी टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पास हुआ ये। देखिए इट्स एक्ट, अभी जैसे आप आगे पढ़ेंगे ना, इस एक्ट का नाम ही अलग है, पिट्स इंडिया एक्ट। देखते हैं द फीचर्स ऑफ दिस एक्ट वर एज फॉलोज। It distinguishes between the commercial and political function of the company। भाई अब तक क्या था, पॉलिटिकल और कॉमर्शियल था, इसको अलग कर दिया, डिस्टिंग्विश। अब एक नहीं रहेगा, ये एक ही पर्सन नहीं देखेगा। इट अलाउड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टू मैनेज द कॉमर्शियल अफेयर्स। तो जो कोड ऑफ डायरेक्टर्स थे, कौन थे कोड ऑफ डायरेक्टर? जो ब्रिटिश क्राउन को सारी चीजें बताते थे रेवेन्यू से, वो आपकी कॉमर्शियल अफेयर्स देखेंगे। but created a new body called board of directors to manage the political affairs। तो आपसे कहेंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल आया या बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो फॉर्म आई वो कौन से एक्ट में आया? तो आप कहेंगे पिट्स इंडिया एक्ट में। बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करता था? पॉलिटिकल अफेयर्स देखता था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिटिकल अफेयर्स, और जो आपके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे वो कॉमर्शियल अफेयर्स देखते थे। और बिफोर पिट्स इंडिया एक्ट, कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर्स रेवेन्यू, मिलिट्री, पॉलिटिकल, सबकी जो एक इंफॉर्मेशन थी क्या चेंजेस कर रहे हैं वो ब्रिटिश क्राउन को बताते थे। तो धीरे धीरे चेंजेस होते आ रहे हैं। Thus it established a system of double government। तो यहाँ से भी एक एस्टैब्लिश क्या हुआ? डबल गवर्नमेंट। अगेन आप देखेंगे कि दो लोग हैं जो लोग अपने अपने वर्क कर रहे हैं। इट एम्पावर्ड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू सुपरवाइज एंड डायरेक्ट ऑल ऑपरेशन ऑफ द सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट आर रेवेन्यूज ऑफ द ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को एम्पावर्ड कर दिया गया है यहाँ पे, तो सुपरवाइज करेंगे, देखेंगे डायरेक्ट सारे ऑपरेशंस सिविल एंड मिलिट्री के, जो गवर्नमेंट जो रेवेन्यूज है, और ब्रिटिश पोजीशन जितना भी एरिया ब्रिटिश पोजीशन ऑफ इंडिया, ब्रिटिश का इंडिया का जितना भी एरिया पोजीशन में आ रहा है ब्रिटिशर्स की। नाउ नेक्स्ट आपने देख लिया है सारे इनके। अब देखिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास में सुपरवाइज क्या करेंगे? सिविल मिलिट्री गवर्नमेंट और पॉलिटिकल्स पूरे पूरे अफेयर्स। तो सिविल मिलिट्री उनके पास आ गए, वो सारा करेंगे। नेक्स्ट करते हैं कोड ऑफ डायरेक्शन ओनली कॉमर्शियल। नाउ पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में और आगे डिस्कस कर। 10 द एक्ट वाज सिग्निफिकेंट फॉर टू रीजन। फर्स्ट, द कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया वर फॉर द फर्स्ट टाइम कॉल्ड द ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। तो ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया फर्स्ट टाइम कब नेम दिया गया? तब पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। एक तो मेन बात ये थी, एंड सेकंड the British government was given the supreme control over company affairs and its administration in India. It resulted in dual control or joint government in India by Crown in Great Britain and the British East India Company। अब यहाँ से क्या हुआ? पहले तो निजाम को 1774 में अलग कर दिया गया। अब क्या हुआ? ब्रिटिश क्राउन और ईस्ट इंडिया कंपनी दो लोग मिलकर टोटल कंट्रोल करेंगे। तो मेन क्या था? फर्स्ट टाइम ब्रिटिश पोजीशन ऑफ इंडिया किसमें नाम दिया? पिट्स इंडिया एक्ट में। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर मैंने आपको बता दिया, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल कह सकते हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये तो कॉमर्शियल में अब आ गया, कॉमर्शियल। ये क्या देखेंगे? मिलिट्री और पॉलिटिकल अफेयर्स देखा करेंगे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। नेक्स्ट एक्ट ऑफ 1786। 1786 Lord Cornwallis was appointed as the Governor General of Bengal। 1786 में कौन थे? Cornwallis। He placed two demands to accept post। इनकी डिमांड थी, फर्स्ट, he should be given power to override the decision of his council in special cases। तो they want कि अगर कोई हमें स्पेशल पावर्स होनी चाहिए कि हम उस पर ओवरराइड कर सकें।
कोई भी डिसीजन जो काउंसिल ने किया है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास ये राइट्स होना चाहिए। सेकंड, he would also be the commander in chief according the act of 1786. Accordingly, the act of 1786 was enacted to make both the provision. कहना क्लियर हो रहा है? सारी चीजें नोट हो रही हैं आपकी? बाकी सब स्टूडेंट्स की बताइए। कनक बताइए मुझे। चैट के थ्रू बताएंगे? यस सर, वेरी गुड। नोट करते आएगा, पीडीएफ में आपको इसकी दे दूंगा। नाउ नेक्स्ट, मेन इंपॉर्टेंट है पिट्स इंडिया ऑफ एक्ट, और जो सेकंड और उधर था रेगुलेटिंग है। अभी तक दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। एमसीक्यू जब आपके लूंगा तो उसमें ना बिल्कुल आइडिया हो रहा है किस टाइप की चीजों को आपको याद करना है, लर्न करना है, बेसिकली समझिए। और वीडियो को काफी टाइम पढ़िएगा, लर्न करेगा, वॉच करेगा, एक बार में नहीं आएगा। आई नो आपके एग्जाम में बहुत टाइम है, सबके एग्जाम में, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इसे एक बार देखें लर्न हो जाए। इट टेक्स टाइम। नाउ चार्टर एक्ट 1793, the features of this act were as follow. It extended the overriding power given to Lord Cornwallis over his council. It extended, ये जो पावर जिसको और extended आगे बढ़ा दिया गया, to all future governor general and governors of presidencies. तो ये जो डिमांड कॉर्नवालिस की थी इस एक्ट में, इसको और आगे तक बढ़ा दिया गया फॉर टू ऑल फ्यूचर, कि हमेशा के लिए ये चीज रहेगी कि ओवरराइडिंग पावर्स रहेंगी आपके पास। नाउ सेकंड, it gave the governor general more powers and control over the governments to the subordinate presidencies of Bombay Madras. तो बॉम्बे मद्रास की जो प्रेसिडेंसी सबऑर्डिनेट जो पावर थी, उससे ज्यादा पावर गवर्नर जनरल के पास थी। वो ऑलरेडी थी, बट इस टाइम और दे दी गई उनके पास पावर्स। ठीक है सर, गवर्नर ऑफ प्रेसिडेंसी क्या है सर? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। सर प्रेसिडेंसी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब प्रेसिडेंसीज है मुंबई, यानी कि बॉम्बे कहा जाता था उस टाइम, बाद में 3 पार्ट में अलग हुआ, बाद में डिस्कस करेंगे। और मद्रास, ये प्रेसिडेंट इसमें ओवरकम नहीं था। यहाँ पे पूरा पूरा बंगाल कैप्चर कर चुके हैं आप, ठीक है, अभी तक के टाइम में। नेक्स्ट, it extended the trade monopoly. This is the important part. Trade monopoly of company India for another period 20 years. जो भाई एक्ट है, रूल है, तो ट्रेड करने के लिए आपको परमिशन मिलती है कुछ टाइम के लिए, फिर आपको री करनी पड़ेगी। ये वो तो नहीं था कि मुगल एम्पायर बादशाह बने तो एवरी टाइम वो करते जाएंगे। तो ट्रेडिंग के लिए 20 ईयर्स के लिए और परमिशन दे दी है कि ठीक है भाई 20 ईयर्स आप और एक्सटेंड करे जाते हैं, आप इंडिया में फिर से अपना ट्रेडिंग चालू रखिए। It provided that the commander-in-chief was not to be member of Governor General Council. इसने एक प्रोवाइडेड दैट कमांडर इन चीफ जो थे नॉट टू बी मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल। ये गवर्नर जनरल की जो, जैसे 4 आपने अभी देखा 3 मेंबर आए थे, 4 वो उन्हें असिस्ट करते थे। अब कमांडर इन चीफ उसमें उस काउंसिल के मेंबर नहीं रहेंगे अनलेस ही वाज सो अपॉइंटेड, जब तक उन्हें अपॉइंटेड नहीं किया जाता। तो कमांडर इन चीफ जब तक अपॉइंटेड नहीं किए थे वो उस काउंसिल के मेंबर नहीं है। अब तक क्या रहते थे वो। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। It laid down that the members of the board of control and their staff were henceforth to be paid out of the Indian Revenue. अब क्या है, अब जो आपका इंडिया का रेवेन्यू आएगा उसी से आपको सैलरी और सब कुछ मिलेंगे, रेवेन्यू से। आप ब्रिटिश से नहीं लेंगे, आप कोई क्राउन नहीं देगा आपको सैलरी और सब कुछ। जो भी आपकी सैलरी स्टाफ जो भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल का था, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल तो पूरा पूरा आपका ब्रिटिश क्राउन के अंडर आता है, उन्होंने कहा आपको जो भी है रेवेन्यू से मिला करेगा, सब फिक्स रहेगा आपका, तो पेड आउट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चार्टर एक्ट 1813, इट अबोलिश द ट्रेड मोनोपोली। यहाँ पे जो ट्रेड की मोनोपोली थी खाली ब्रिटिशर्स करेंगे, वो अबोलिश की गई ऑफ द कंपनी इन इंडिया। द इंडियन ट्रेड वाज थ्रोन ओपन टू ऑल ब्रिटिश मर्चेंट। एक बात और ध्यान रखिएगा, अभी जो हमने 17 वाला देखा था उसमें मोनोपोली एक्सटेंड करी गई थी,
और मोनोपोली ब्रिटिशर्स की थी कि भाई और कोई यहाँ बिजनेस नहीं कर सकता। बट सिर्फ एक और चीज थी, टी और अफीम पे नहीं लगाई गई थी ये। जो ये मोनोपोली थी टी और अफीम पे नहीं लगाई गई थी। ये चाइना से हमारी टी और अफीम चल रही थी, मोनोपोली से इन दो पे नहीं लगाई थी उस टाइम, बाकी सब पे लगाई थी। इस टाइम क्या कहा, मोनोपोली हटा दी गई और जो भी ब्रिटिश मर्चेंट है, फ्रेंच डच जो भी है, वो आके बिजनेस करें। However, it continued the monopoly of the company over trade in tea and trade in China. लेकिन चाइना की जो मोनोपोली, जो हम उनसे ट्रेड करते हैं, वो हमारे पास पूरी पूरी रहेगी, वो हम किसी और को एंट्री नहीं करने। क्लियर हो गई बात? मोनोपोली का मतलब होता है जो एक आदमी बिजनेस, एक लोग जो बिजनेस करते हैं और कोई नहीं आ सकता हमारे एरिया में, उसे कहते हैं मोनोपोली। तो ये कब हमारी एक्सटेंड की गई, 1813 में एक्सटेंड करेगी और प्लस एक तरीके से ओपन करेगी और के लोगों के लिए, लेकिन ब्रिटिशर्स मर्चेंट। इट असर्टेड द सोवर्निटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द कंपनी टेरिटरी ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नाउ थर्ड, it allowed the Christian missionaries to come to India for the purpose of enlightening the people. अब क्रिश्चियन जो मशीनरी जो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करती हैं, वो यहाँ आके अपने आप को बढ़ा सकती हैं, अपना धर्म बढ़ाएंगी, लोगों को कन्वर्ट करेंगे, वो सब कर सकते हैं धर्म के लिए। It provides for the spread of Western education among the inhabitants of British territory. जो ब्रिटिश टेरिटरीज है इंडिया की, जिसमें वो पोजीशन में है, उस पूरे में वो अब इंग्लिश एजुकेशन है कि वेस्टर्न एजुकेशन का प्रोवाइड करेंगे उनको। इट ऑथोराइज द लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया टू इम्पोज टैक्सेस ऑन पर्सन। अब लोकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लोकल कुछ गवर्नमेंट्स आई, जो लोकल गवर्नमेंट्स क्या होती है वो मैं आपको बताऊंगा। दे कुड ऑल्सो पनिश द पर्सन फॉर द नॉट पेंटेड। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, अगर आज के लिए मैं बात करूँ, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या होती है, तो आप कहेंगे लोकल जो गवर्नमेंट होती हैं, आप म्यूनिसिपैलिटीज हो गई, पंचायत हो गई, ये कहलाती हैं। तो अब इनको इंट्रोड्यूस किया गया 1813 में। नाउ नेक्स्ट, चार्टर एक्ट 1833। दिस एक्ट वाज द फाइनल स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया। अब यहां से एक फाइनल स्टेप लिया गया सेंट्रलाइजेशन के लिए। फीचर्स, फर्स्ट, इट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले जो गवर्नर ऑफ जनरल ऑफ बंगाल थे, वो पोस्ट चेंज होके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की गई 1833 में। एंड द वेस्टेड हिम ऑल सिविल एंड मिलिट्री पावर्स। और उनके पास वेस्टेड होने के पावर्स थी, मिलिट्री और दोनों पावर। 10, the act created for the first time governor of India having authority over the entire territory area possessed by the British in India. Lord William Bentinck, this is the important, Lord William Bentinck was the first Governor General of India. This is the important. पोस्ट चेंज हुई है, दिस इज द इंपॉर्टेंट, काफी टाइम एग्जाम में क्वेश्चन आया है, कौन बने, विलियम बेंटिक। It deprived the governor of Bombay and Madras of their legislative power. Deprive मतलब उनकी पावर्स को जो था, लेजिस्लेटिव पावर्स क्या है, लेजिस्लेटिव क्या कहते हैं हिंदी में, से कहते हैं विधायी पावर। जो लेजिस्लेटिव पावर थी वो उनसे ले ली गई। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज गिवन एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर। पूरी पूरी लेजिस्लेटिव जो पावर थी वो किसके हाथ में आ गई, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिक के हाथ में आ गई। अब बॉम्बे और मद्रास वालों का ऐसी कोई पावर नहीं रही सकते फॉर द एंटायर ब्रिटिश इंडिया। The laws made under the previous act were called as regulation, while laws made under this act were called as act. इसलिए आपने पहले देखा जो एक्ट था वो रेगुलेशन था, अब नाउ एक्ट हो गया, चार्टर एक्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चार्टर एक्ट 1833 को आगे बढ़ाते हुए थर्ड पॉइंट, it ended sorry the activities of East India Company as a commercial body. ईस्ट इंडिया कंपनी की एक कॉमर्शियल जो बॉडी थी वो उसने एंडेड कर दी। नाउ ये विच बिकम अ प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। नोट कर लीजिए, सॉरी, नाउ ये प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी में भी आ गई है। इट प्रोवाइडेड दैट द कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया वर हेल्ड इन ट्रस्ट फॉर हिज मैजेस्टी, हिज heirs and successors. Now next,
The Charter Act of 1830 attempted to introduce a system to open competition for selection of civil servants. Now 1833 से आपके एक open civil servant exam कराए गए. Stated that the Indians should not be debarred. Indians debarred नहीं होंगे, वो भी एग्जाम में कर सकते हैं. From holding any place, office and employment under the company. देखिए अंडर कंपनी के अंदर वो सिविल सर्वेंट रखे जाएंगे. However, this provision was negated after opposition from the court of director. तो एक तरीके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थोड़ा निगलेक्ट किया गया क्योंकि वो नहीं चाहते जो इंडियंस हैं उनको हम सिविल सर्वेंट में एक ओपन कंपटीशन में एंट्री दें. 1833. नाउ नेक्स्ट चार्टर एक्ट 1853. दिस वाज द लास्ट ऑफ द सीरीज ऑफ चार्टर. अब चार्टर एक्ट आपके सारे फिनिश हो जाएंगे. इसके बाद ब्रिटिश क्राउन आएगा जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. British Parliament between 1793 and 1850. It was significant constitutional landmark. इसने एक बहुत बड़ा एक कॉन्स्टिट्यूशन लैंडमार्क इंडिया में रखा है. यहाँ तक आते आते द फीचर्स ऑफ द एक्ट वर एज फॉलो. इट सेपरेटेड फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल. गवर्नर जनरल काउंसिल लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों ही फंक्शन थे. बीच बीच में आपने देखा था क्या कॉमर्शियल और ये सब लेते रहते. तो ये अब फर्स्ट टाइम सेपरेटेड. इट प्रोवाइडेड addition of 6 new member called legislative councillors of the council. पहले 4 मेंबर थे, 3 4, अब कितने हो गए 6 मेंबर्स हो गए हैं. और एक्स्ट्रा मेंबर को क्या कहेगा काउंसलर्स ऑफ द काउंसिल्स. इन अदर वर्ड्स it established a separate governor general's legislative council. एक सेपरेट legislative council मिली गवर्नर जनरल की which came to be known as the Indian लेजिस्लेटिव काउंसिल. यहाँ से नया वर्ड आपका जुड़ता है 6 मेंबर काउंसिल जो एक्स्ट्रा मिले. इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल. दिस लेजिस्लेटिव विंग ऑफ द काउंसिल फंक्शन एज अ मिनी पार्लियामेंट. अब आप देखें मिनी पार्लियामेंट की तरह एक तरीके से वर्क करेंगे यहाँ. अडॉप्टिंग द सेम प्रोसीजर एज द ब्रिटिश पार्लियामेंट. और वो जो ब्रिटिश पार्लियामेंट जो सेम प्रोसीजर लेते हैं वही प्रोसीजर आप इंडिया में एज अ मिनी पार्लियामेंट वर्क कर सकते हैं. Thus, legislation for the first time was treated as a special function of the governor, requiring special machinery and the special purpose. Special machinery या कोई special purpose के लिए हम इनका यूज कर सकते हैं. तो समझने के लिए इम्पोर्टेंट इस पे कोई क्वेश्चंस नहीं बनता है हमारा. जो 6 न्यू मेंबर हमारे बनेंगे. एक हमारा और रह गया लास्ट स्लाइड, इसको देख लेते हैं फटाफट. इट इंट्रोड्यूस एन ओपन कंपटीशन एग्जाम सिलेक्शन रिक्रूटिंग सिविल सर्वेंट. कोवेंटेड सिविल सर्वे वाज thus थ्रोन ओपन टू द इंडियंस अकॉर्डिंग टू द मैकुले कमेटी. मैकुले कमेटी के थ्रू, जो पिछली बार कोड ऑफ डायरेक्टर्स ने रोक दिया था, इसके थ्रू अब सिविल सर्वेंट को अब ओपनली दे दिया गया है. और जिस कमेटी का नाम था मैकुले कमेटी. इट एक्सटेंडेड द कंपनी रूल एंड अलाउड टू रिटेन दिस पोजीशन ऑफ इंडिया टेरिटरीज ऑन ट्रस्ट for the British Crown, but it did not specify any particular period unlike the previous charter. और कोई पीरियड नहीं था किस पीरियड तक ये हम लोग आप इसे एक्सटेंडेड कर रहे हैं. This was a clear indication that the company rule could be terminated at any time by the parliament. Like it introduced for the first time local representation in India. Local representation legislative council में करे गए. 6 new legislative member of the governor general council. 4 members were appointed by the local provincial government of Madras, Bombay, Bengal. और जो एक 4 एक्स्ट्रा रखे गए इंडियंस एक अपॉइंटेड किए गए लेजिस्लेशन में, जो कि मद्रास, बॉम्बे और बंगाल एंड आगरा से रखे गए.